हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज यादव आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। वहां हमने सीख लिया था वहां तक। तो आज हम आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में सीखेंगे और इसके लिए आपके पास में क्या करेंगे, डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। क्या डेरिवेशन निकल करके आती है आपके पास में? निकल के आता है IRMS बराबर 0.707 आई नॉट, या मैं कहूं VRMS बराबर 0.707 वी नॉट। ये किस प्रकार आता है जरा इसको हम लोग आज सीखेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको वैसा कंटेंट मिलता ही रहेगा। समझ रहे हो आप लोग बातों को? तो चलिए आज हम क्या करते हैं, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में सीखते हैं। तो जैसा कि तुम सब लोग जानते होगे कि हम जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है आपके पास में, वो ना तो आपके पास में केमिकल इफेक्ट को शो करता है और ना आपके पास में मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। वो सिर्फ एक इफेक्ट को शो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। किस इफेक्ट को शो करता है वो आपके पास में? हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। कैसे शो करता है? क्यों? क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो धारा के स्क्वायर के यानी करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। कैसे? एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं कहूं कि आपके पास में कोई भी वायर है, उस वायर में कुछ अल्टरनेटिंग करंट आई फ्लो हो रहा हो और उसका रेजिस्टेंस आपके पास में क्या हो, आर हो, तब हम कहेंगे कि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है फॉर्मूला आपके पास। तो यहां से ये समझ में आता है कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो करंट के स्क्वायर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहां से ये बात निकल करके आती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक वायर है, उस वायर में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन आप देखोगे कि अगर वो करंट फ्लो हो रहा होगा तो तार कुछ ना कुछ तो गर्म होगा। तो यहां से ये बात निकल करके आती है कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो उस करंट के स्क्वायर के पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपके पास में, तो ये ओमेगा टी फेज डिफरेंस हो गया और ये मान लीजिए आपके पास में करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये यहां से ऐसे इस तक, जीरो से लेके पाई तक, और ये आपके पास में जीरो से लेके ये 2 पाई हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आई बराबर क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो आई जीरो आई नॉट का स्क्वायर, आई स्क्वायर करोगे तो आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। तो यहां से आई की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब आप आई का स्क्वायर करोगे ना तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहां से ये बात निकल करके आई कि जो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। और हीटिंग इफेक्ट आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं आपके पास में, इसकी एवरेज वैल्यू, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, P एवरेज इक्वल्स टू आई स्क्वायर एवरेज इंटू आर। ओके, इस आई स्क्वायर एवरेज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस आई स्क्वायर एवरेज को ही मैं क्या बोलता हूं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलूंगा। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहां से एक बात निकल करके आई कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आई स्क्वायर एवरेज के बराबर होगी। आई आर एम एस किसके बराबर होगी, आई आर एम एस के बराबर होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं कि मुझे को ये वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो आई आर एम एस की आपके पास में कोई बच्चा ये कहेगा सर उसको ऐसे लिख लो ना, आई आर एम एस बराबर आई एवरेज। नहीं, क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू कैसी चाहिए होती है, पॉजिटिव चाहिए होती है, इस वजह से आप इसको कैसे लिखोगे, अंडर रूट आई स्क्वायर एवरेज की टर्म में लिखोगे। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल के आती है कि मान लीजिए आपके पास में एक कोई भी एक कंप्लीट साइकिल है, उस कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर रूट IRMS के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होता है। उस करंट के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कहते हैं। कैसे? कि आपके पास में इन अ कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट आपके पास में होता है। अब हमें प्रूफ क्या करना होता है, प्रूफ हमें IRMS बराबर 0.707 VRMS बराबर 0.707 V नॉट करना होता है। तो चलिए कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो आप लोग इसको याद रखना। तो चलिए देखिए तो हमने क्या बताया आपको, डेफिनेशन से हमने बताया कि जो IRMS होता है वो आपके पास में अंडर रूट आई स्क्वायर एवरेज के बराबर होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो ही गई होगी यहाँ से। ओके, तो कल हमने तुम्हें बताई थी एक चीज, अगर मान लीजिए आपको पास में आई एवरेज फाइंड करना होता है तो आप ऐसे कैसे लिखोगे, आई डी ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी फेज डिफरेंस के साथ में, और डी ओमेगा टी ऐसे लिख दोगे। और इसको आप लोग कहां से कर दोगे, कंप्लीट साइकिल में जीरो से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दोगे।
चूंकि यहाँ पर आपको किसको करना है, आई स्क्वायर एवरेज को करना होगा, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे कि आई स्क्वायर एवरेज, तो यहाँ भी आई स्क्वायर को लिखोगे आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, और ये आपके पास में डी ओमेगा टी, इसकी रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 0 से लेके 2 पाई और 0 से लेके यहाँ पर भी 2 पाई। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन कल हमने बताई थी, आई बराबर क्या होता है आपके पास में आई जीरो साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सब बच्चे जानते होंगे क्या होती होगी, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी होती है। इतनी बात सबको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू आपके पास में क्या दी हुई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर रख लीजिए आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। ओके, यहां से 0 से लेके 2 पाई तक इसकी आपके पास में क्या होगी, लिमिट होगी, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए आप लोग निकालोगे 0 से लेके 2 पाई डी ओमेगा टी, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म होगी उसको आप लोग बाहर ले लीजिए, तो आई नॉट को हम लोग क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये आपके पास में क्या हो गया, 0 से लेके 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहां से डी ओमेगा टी अपॉन 0 से लेके 2 पाई डी ओमेगा टी। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का आपके पास में क्या नहीं होता, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता। लेकिन आप इतना जान लो कि हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो कैसे, कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को इसकी फॉर्म में लिख दूं तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा इजीली। तो क्या करूं, मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले लेता हूं और 1 माइनस cos थीटा को इधर ले लेता हूं, तो आपके पास में ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ओके बेटा, ठीक है। अब इस 2 को इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या मान रहे हैं, ओमेगा टी मान रहे हैं, तो यहाँ पर ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तब इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो देखो अगली स्टेप में मान लीजिए आपके पास में आई नॉट स्क्वायर हो गया 0 से लेके 2 पाई, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ओके, और यहाँ क्या है आपके पास में 0 से लेके 2 पाई और डी ओमेगा टी। इतनी बात सबको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। तो इसकी किसकी रिस्पेक्ट में करना है, डी ओमेगा टी के। अब क्या करो, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, आई बात समझ में। अब आप इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। तो देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर ले लो, इस 2 तो बाहर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर का अपॉन 2। अब 1 का क्या होता है, 1 का x, 1 का ऐसे dx की रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 का x होता है, तो 1 के इस डी ओमेगा टी की में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। ओके, cos 2 थीटा का क्या होता है, cos का करते हैं, cos का क्या होता है, साइन होता है, तो cos का क्या होगा आपके पास में, साइन 2 ओमेगा टी। और ये क्या लिखा है, 2 इसके मल्टीपल में, मतलब इस ओमेगा टी के मल्टीपल में 2, तो वो 2 आपके पास में बेटा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। वो 2 किस में आ जाएगा आपके पास में, डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेके 2 पाई तक हो जाएगी। और ये भी 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्या ही हो जाएगा, वही हो जाएगा ओमेगा टी 0 से लेके 2 पाई। जरा इस बात को समझना ध्यान से। जैसे हमने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है sin 2x का आप लोग क्या करिए, उसको करिए डिफरेंशिएशन करिए। तो साइन का सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 2x लिख दोगे, और 2 क्या इस x के मल्टीपल में दिया हुआ है ना, तो ये 2 आपके पास में किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। इतनी बात। ऐसा ही हमने यहाँ पर क्या है कि 2 इसके किस में था, मल्टीपल में था, तो इसको हम लोगों ने डिवाइड में लिख दिया यहाँ पर, और ये वाला 2 था वो उसको हम लोगों ने बाहर ले लिया। सबसे पहले क्या करोगे, अपर लिमिट अप्लाई करोगे, फिर आपके पास में लोअर लिमिट अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, हाँ, ओमेगा टी यानी 2 पाई लिखोगे यहाँ पे, माइनस अपर लिमिट अप्लाई करो, साइन 2 पाई क्या होता है, अगर साइन एन पाई होता है, मतलब साइन 360 की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, 0 होती है, यानी साइन एन इंटू 2 पाई की फॉर्म में लिखा होता है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लिखो, आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि ये 360 का मल्टीपल होता है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी साइन 2 पाई की, यानी साइन 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई यानी 360 का मल्टीपल ही तो है, 36 दूनी 72, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में 0 हो जाएगा। फिर इस लोअर लिमिट को रखोगे तो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये भी 0, और साइन 0 की वैल्यू सब बच्चे जानते हो, इस ओमेगा टी के प्लेस पर 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट का 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा। ओके, तो क्या आया यहाँ से तुम्हारे पास में, यहाँ से निकल करके आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई,
इस 2 पाई से ये 2 पाई तुम्हारे पास में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो तुमने देखा कि आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू क्या आई है आपके पास में, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 निकल करके आई है। क्या ये मान सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल मान सकते हो कि आपके पास में आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू क्या निकल करके आई है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। और आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि आई आर एम एस बराबर आपके पास में क्या होता है, अंडर रूट आई स्क्वायर एवरेज होता है। तो इसको मैं मिटा करके यहां पर कर देता हूं, आप लोग बात समझना, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है इस स्टेटमेंट से कि आई आर एम एस बराबर क्या होता है, अंडर रूट आई स्क्वायर एवरेज होता है। और आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉल्व करके आपने निकाला है, आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू निकाली है आई स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, जो कि पीक वैल्यू कहलाती है। इसको जब स्क्वायर रूट निकालोगे इसका तो आई नॉट अपॉन रूट 2 आएगा, ठीक है। और रूट 2 की वैल्यू हर एक बच्चा जानता है क्या होता है, 1.414। तो इसको जब रखते हो तो आई आर एम एस बराबर यहां से आपके पास में क्या आता है, आई 0.707 आई नॉट, ये तुम्हारे पास में निकल गया। तो अल्टरनेटिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या आती है, 0.707 आई नॉट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या आएगी, यानी मैं कहूं वीआरएमएस, तो आपके पास में 0.707 वी नॉट आएगी। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही है, समझ पा रहे होगे। तो हम एक बार आपको स्टार्टिंग से रिकॉल करा देते हैं। हमने ये सीख लिया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो जो करंट हीटिंग इफेक्ट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमारे पास में आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू निकाल ली थी। जब ऐसे निकाली तो हमने कहा कि सबसे पहले आप लोग आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू फाइंड करोगे। तो आई स्क्वायर एवरेज क्या होगा, हमने ये सिखा दिया था इससे पहले वाली क्लास में। तो 0 से लेके 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी लिख लोगे। आई बराबर क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आई जीरो साइन ओमेगा टी होती है। यहाँ पर इसको पुट करोगे तो सबका स्क्वायर कर दोगे। कांस्टेंट टर्म को क्या ले लोगे, बाहर ले लोगे और इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी लिख दोगे। आप जानते हो कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसा कि तुम जानते हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस 2 को इधर भेजोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख लिया सर, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो ये जो कांस्टेंट टर्म थी उसको बाहर ले लिया, जो कि आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। और इस 1 का इसकी रिस्पेक्ट में किया तो ओमेगा टी, और इस cos का करोगे तो साइन होता है, और 2 इसके मल्टीपल में, तो 2 किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। और 1 का आपके पास में क्या होता है, ओमेगा टी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, जनता समझदार है। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 सबसे पहले अपर लिमिट अब रखोगे तो 2 पाई, फिर ये रखोगे तो हमने क्या कहा ऊपर सिखाया कि साइन एन इंटू 2 पाई, मतलब 2 पाई का कितना भी मल्टीपल हो, 2 3 4 5 6 7 8 10, हमेशा आंसर किस में आएगा, 0 की टर्म में। फिर लोअर लिमिट रखी 0, फिर ये रखा, फिर 0, फिर इसमें रखा तो 2 पाई माइनस 0। जब इसको सॉल्व किया तो इस 2 पाई से ये 2 पाई बचेगा तो ये अपॉन में 2 आ गया। यानी आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू आपके पास में क्या निकल करके आई सर, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 निकल करके, जैसा कि दिख भी रहा है। हमने ये प्रूफ किया है, हम ये जानते हैं ऐसा होता है डेफिनेशन से। तो हमने यहाँ पर आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू रख दी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो आई नॉट अपॉन रूट 2 हो गया। और रूट 2 से 1 में भाग दोगे तो 0.707 टाइम्स जाएगा, तो जो कि आई नॉट हो गया। ये तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या हो गया, 0.707 आई नॉट। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगी सर, आपके पास में 0.707 वी नॉट हो गई। इतनी पूरी थ्योरी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए आपके पास में 2 टर्म आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा कि एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है सर, 0, ठीक है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, 0.637 आई नॉट या 0.637 वी नॉट। अब आती है कि एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की क्या होती है कंप्लीट साइकिल में, तो 0.707 आई नॉट और 0.707 वी नॉट। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छा रहा। हमने बताया था आपको, चलो हाँ बताते हैं, हमने बताया था आपको कि एसी मोर डेंजरस होता है किसके कंपैरिजन में, डीसी की कंपैरिजन में सेम वोल्टेज पर। अब वो कैसे होता है, वो इस फॉर्मूले से अब तुम लोग क्या कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो। जैसे हमने कहा एसी करंट आपके पास में 220 वोल्ट पर है और डीसी करंट भी आपके पास में किस पर है, 220 वोल्ट पर। तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज होगा, तो हम जानते हैं कि आपके पास में आईआरएमएस, आपके पास में वीआरएमएस की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास में 220 वोल्ट होगी। तो अभी फॉर्मूला पढ़ के आयो, क्या पढ़ के आयो कि वीआरएमएस बराबर वी नॉट अपॉन रूट 2, यही तो पढ़ के आयो।
तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से वी आर एम एस इंटू √2। तो वी नॉट बराबर आपके पास में 220 गुणा √2, यानी वी नॉट की वैल्यू आपके पास में 311 वोल्ट के अप्रोक्स आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी वी नॉट की वैल्यू किसके आएगी 311 वोल्ट। तुम जैसा कि जानते हो कि ये हीटिंग इफेक्ट तो बराबर बराबर शो करेंगे, सही बात है, लेकिन ये जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये कंप्लीट साइकिल में जितना ही पॉजिटिव जाएगा उतना ही आपके पास में क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में क्या होगा, मैंने कहा ये +311 वोल्ट हो गया और दूसरी साइड -311 वोल्ट गया। तो मैं कहूंगा कि ये आपके पास में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे आप सर V1 माइनस V2 कर दो, तो 311 माइनस 311 इतना किसका कितना वोल्ट हो गया, 622 वोल्ट हो गया। और जबकि इसके द्वारा कितना होगा 311, क्योंकि डीसी करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इसके द्वारा 622 वोल्ट हो रहा है 220 पर ही, और इसके द्वारा 311 हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि एसी करंट आपके पास में कैसा होता है, मोर डेंजरस होता है डीसी करंट के कंपैरिजन में, इस पर सेम वोल्टेज पर। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, ट्रू या फॉल्स। बच्चे फॉल्स लगा के आ जाएंगे गलती से, नहीं बोलना, सूर्य भैया से पढ़ा है, क्या लगा के आओगे, मोर डेंजरस कौन होगा तुम्हारे पास में, एसी होगा, ठीक है। चलिए इस बात को भी मिटाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, हम ये कंप्लीट चैप्टर यूट्यूब पर ही करवा देंगे, तुम देखना। बस तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर कर देना और दोस्तों को भेज देना, तो उनकी भी मदद हो जाएगी, सही बात है नहीं। चल अब बात आती है कि हम ना इस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के साथ में कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, जैसे कैपेसिटर को जोड़ दिया, आपके पास में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, आपके पास में इंडक्टिव कॉइल को जोड़ दिया। सिंगल कंपोनेंट में जोड़ोगे फिर क्या होगा कि दो दो कंपोनेंट करके जोड़ोगे, तो एक कुछ कुछ बात कही जाती है। पहला क्या होता है, तुम्हारे पास में 3 टर्म आती है, पहली आती है तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस, दूसरा आता है तुम्हारे पास में रिएक्टेंस, और तीसरा आता है तुम्हारे पास में इम्पीडेंस। तीनों की यूनिट ओम ही होती है, सब लोग याद रखना, तीनों की यूनिट तुम्हारे पास में क्या होती है, ओम होती है। और ओम को कैसे साइन से दर्शाया जाता है, इस तरीके से दर्शाया जाता है ओम को। अब बात समझो कि मान लो कोई भी आपके पास में सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, और उस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में मान लीजिए किसी सर्किट में रेजिस्टेंस आर है, तो हम बोलेंगे कि हाँ उस सर्किट में रेजिस्टेंस आर है, जो भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होती हैं उस बात को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उस बात को सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस है भाई इस सर्किट में कुछ ना कुछ, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है रिएक्टेंस की, तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है और करंट सर्किट में मान लीजिए आपके पास में एक सिंगल कंपोनेंट क्या जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, या मैं बोलूं कि आपके पास में कोई भी एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है और इस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में आपके पास में कोई इंडक्टिव कॉइल है और इस इंडक्टिव कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हारे पास में कितना है, कैपिटल एल है। तो ये सिंगल कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, तो इस सिंगल कंपोनेंट के कारण भी जो रेजिस्टेंस हमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा, उस बात को आप लोग क्या बोलते हो, रिएक्टेंस बोलते हो। उस बात को आप लोग क्या बोलते हो, रिएक्टेंस बोलते हो। इसको लेटर एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ इसका कैपेसिटर का, तो इसको XC लिख दोगे। मैं बोलूं इसका क्या होगा, आप लिख दोगे XL लिख दोगे। तो इसकी यूनिट क्या आती है, ओम ही आती है। अब बात आती है इम्पीडेंस की, तो मैं कहूं आपके पास में अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, उस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में या तो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस है R और उस सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है आपके पास में, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो R और ये क्या हो गया, C। तो तुमने देखा कि एक सर्किट में दो कंपोनेंट हो गए, R भी हो गया C भी हो गया। अगर मैं 3 कंपोनेंट ले लूं, तीनों को जोड़ दूं, कि एक मैं जोड़ दूं आपके पास में C और एक मैं क्या जोड़ दूं, इंडक्टिव कॉइल जोड़ दूं, तो इंडक्टिव कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L होगा और कैपेसिटर का C होगा। तो इन दोनों कंपोनेंट के कारण जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जनरेट होगा इस सर्किट में, उस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। 3 भी हो सकते हैं सर, क्या हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं आपके पास में इंडक्टिव कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ZRC लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, ZLC लिख देंगे, इसको क्या लिख दोगे आप लोग, ZLCR लिख दोगे। इतनी बात समझ में आ रही है। पेपरों में ऐसे ही पूछ लिया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ZLCR, बच्चे कंफ्यूज हो गए ये क्या है,
क्या होगा, इसकी यूनिट ओम होगी। और ZLCR क्या है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को किसी एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जोड़ दिया जाता है तो उस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास में इम्पीडेंस बोलते हैं। इसको लेटर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतनी बात आपको आज समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हमारी इसके बाद फर्दर क्लास होगी, उसमें क्या होगा कि आप हर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ोगे, दूसरा आपके पास में कैपेसिटर होगा और तीसरा आपके पास में इंडक्टिव कॉइल होगा। तो इन तीनों डेरिवेशन को हम लोग एक साथ कर देंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगेगी अच्छी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। आप वीडियो देखना और हाँ अपने दोस्तों को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। ओके।